बारिश की लड़की भाग 8। पर तुम्हारा नाम क्या है? वैसे कितनी अजीब बात है, जिसके साथ इतने वक्त से हूं, जिसके ऊपर खुद को हार बैठा हूं, उसका नाम ही नहीं पता। बताओ ना बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? रुद्र कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में उसे देख रहा था। उसके इस सवाल से लड़की खामोश हो गई। कुछ पल खामोश रहने के बाद उसने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मुझ जैसों के नाम नहीं होते। जिसे जो मन करता है वो उस नाम से बुलाता है। आप भी जो चाहें उस नाम से बुला सकते हैं। पर कोई तो नाम होगा ना? क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं हूं कौन? मैंने पहले ही कहा, जानकर या सोचकर मोहब्बत नहीं की जाती। तो फिर अब ये सवाल करके मैं अपनी मोहब्बत पर सवाल नहीं कर सकता। रुद्र ने गाड़ी हाईवे की ओर मोड़ दी थी। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। तुमसे हुई उस कुछ लम्हों की मुलाकात ने मुझे बदल दिया है। बीते एक हफ्ते में शायद ही ऐसा कोई पल होगा जब मैंने उस लम्हे के बारे में नहीं सोचा होगा। बारिश से नफरत थी मुझे, पर आज बारिश में भीगना पसंद है। जानती हो क्यों? क्योंकि इन बूंदों में महसूस होते हैं वो लम्हे जिसके बाद मैं मेरा ना होकर किसी और का हो गया। ये सारी मोहब्बत की बातें सिर्फ तब तक रहेंगी जब तक मेरे वजूद से आप अनजान होंगे, क्योंकि मेरे बारे में जानकर कोई कभी मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझ सकता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ मुझे अपने बारे में। मैं भी तो देखूं सब जानकर मेरे ख्यालात बदलते हैं या नहीं। आखिर पता तो चले कि रुद्रवीर ठाकुर की मोहब्बत में कितना दम है, आसानी से खत्म होती है या नहीं। मैं यहाँ की बदनाम गलियों में रंग बिरंगे कोठे पर नाचने वाली हूँ, जिसे माँ बाप के मर जाने के बाद अपने ही चाचा चाची ने उस जगह बेच दिया। मार पीट कर नाचना सिखाया गया। हम जैसों को दुनिया किस नजर से देखती है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ना साहब। वहां गंदी नजरें रेंगती हैं मुझ पर तो खुद से घिन आने लगती है। पर मैंने कभी किसी को मेरी मर्यादा के घेरे में घुसने की इजाजत नहीं दी। 16 साल की होने के बाद कोठे की मालकिन हीराबाई जबरदस्ती मुझसे धंधा करवाना चाहती थी, पर मैं नहीं मानी। उन्होंने मुझे सजा देने के सारे तरीके अपनाए, लेकिन मेरे ना मानने पर उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। चौधरी साहब उस कोठे पर आते हैं। उनकी नजर मुझ पर गई तो हीराबाई को मोटी रकम देकर वो मेरे कमरे में घुस आए और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। खुद को बचाने के लिए मैंने उनके सर पर मारा था, जिसके बाद मुझे पाना उनकी जिद बन गई। वो मुझे खरीद कर जबरदस्ती अपने घर ले आए। हर रोज हर रात वो मेरे कमरे में आते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मुझे मारते हैं। वो चाहते हैं मैं अपनी इज्जत उनको सौंप दूं, लेकिन मेरे इनकार पर अपना गुस्सा मुझ पर बेल्ट बरसा कर उतारते हैं। वो ललिता आंटी भी उनके इशारों पर काम करती हैं, मुझे मजबूर करती हैं चौधरी साहब की तवाइफ बनने के लिए। पर मुझे मरना मंजूर है, लेकिन किसी की तवाइफ बनना नहीं। इसलिए उस रात भागी थी।
आपकी मदद से ट्रेन में भी चढ़ गई। मुन्नार मेरा गांव है, मैं वहीं गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सौदा करने वाले मेरे ही चाचा चाची हैं, वरना मैं कभी उस गांव नहीं जाती। मुझे देखकर चाचा ने वापस हीराबाई के आदमियों को खबर कर दी। वो लोग मुझे पकड़कर दोबारा ऊटी ले आए और मैं एक बार फिर चौधरी साहब के घर में कैदी बन गई। मेरी जैसे लड़कियों को दुनिया बदनाम मानती है साहब, जबकि नजर में खोट मर्दों की होते हैं। आपको मुझसे हमदर्दी हो सकती है, पर मोहब्बत नहीं। मेरे लिए अपनी जिंदगी जोखिम में मत डालिए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, वरना मेरी बदनामी आपसे भी जुड़ जाएगी। इतना बोलकर लड़की ने अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और शायद रुद्र के भी, जिन्हें छिपाने की वो भरसक कोशिश कर रहा था। उसका गला रुंध चुका था, इसलिए वो खामोश रहा। वहीं उसका खामोश होना उस लड़की को ये एहसास दिला रहा था कि शायद रुद्र भी अब उससे घिन करेगा। रुद्र ने अचानक गाड़ी रोक दी। लड़की को लगा शायद रुद्र उसे यहीं उतार देगा। वो उतरने लगी तो रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। लड़की ने पलटकर पीछे नहीं देखा। रुद्र 2 पल यूं ही उसका हाथ थामे स्टीयरिंग से सिर टिकाए बैठा रहा। फिर अचानक लड़की को अपनी ओर खींचकर उसे सीने से लगाए रो पड़ा। उसके गर्म आंसू महसूस कर लड़की ने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, मेरी नापाक जिंदगी में किसी की जगह नहीं है साहब, किसी की जगह नहीं है। मिलते हैं अगले भाग में।